अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय अब और उलझता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान ये किया था कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां ईरान के साथ नई शांति वार्ता शुरू होगी। लेकिन दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच सीजफायर का उल्लंघन, नाकेबंदी, स्टेट ऑफ हार्मोज और परमाणु अधिकारों को लेकर बड़ा टकराव जारी है। ट्रंप ने अपने बयान में फिर धमकी दे दी है कि अगर ईरान उचित समझौता नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट और पुल को तबाह कर सकता है। उधर ईरान ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि वे अभी वार्ता के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा है कि दोनों पक्षों की मांगों में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है और अंतिम समझौते से पहले काफी दूर है। सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम इनरिचमेंट पर है। ईरान चाहता है कि उसे सीमित परमाणु अधिकार मिले, जबकि अमेरिका इसे रोकना चाहता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ट्रंप ईरान को उसके न्यूक्लियर अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसी बीच अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को लेकर भी भ्रम की एक स्थिति बन गई है। ट्रंप ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शायद नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाइट हाउस सूत्रों के मुताबिक वे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। ये वही टीम है जिसने पिछली असफल वार्ता में हिस्सा लिया था। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने और समुद्री नाकेबंदी लगाने का आरोप लगाया है। तेहरान का कहना है कि ट्रंप की ब्लॉकेड नीति युद्ध विराम का एक उल्लंघन है और ये गैरकानूनी तथा आपराधिक कदम है। एक ईरानी अधिकारी ने दावा यह किया है कि ईरान ने अमेरिकी वाइस वीपर जहाज पर फायरिंग की चेतावनी दी, जिसके बाद अमेरिकी पोत पीछे हट गए। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर भी ईरान के भीतर मतभेद की खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक धड़ा बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पाबंदियों में नरमी चाहता है, जबकि सैन्य कट्टरपंथी गुट इसका विरोध कर रहे हैं, यानी IRGC इसका विरोध कर रही है। यानी तेहरान के अंदर भी शक्ति संघर्ष के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच यूनाइटेड किंगडम में भी ईरान समर्थित गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रिटिश आतंकवाद निरोधक पुलिस का मानना है कि यहूदी स्थलों पर हालिया हमलों के पीछे ईरानी समर्थित तत्व हो सकते हैं। हरकत अशबाब अल यमीन अल असलिया नामक संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि एक तरफ शांति वार्ता की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ धमकियां, आरोप, सैन्य तनाव और अंदरूनी संघर्ष ये दिखा रहे हैं कि समझौते की राह इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर शुक्रवार आधी रात से लागू होते ही लेबनान में एक बड़ा मानवीय दृश्य देखने को मिला है, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों बेघर और विस्थापित लोग इजरायली चेतावनियों के बावजूद अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। इजराइल ने साफ कहा था कि लितानी नदी के दक्षिण वाले इलाकों में लोग वापस ना जाएं, क्योंकि उसकी फौजें अभी भी दक्षिणी लेबनान में मौजूद हैं और हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। दूसरी तरफ लेबनानी सेना और हिजबुल्लाह ने भी लोगों से कहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए वापसी में अभी थोड़ा देरी करें। खास तौर पर दक्षिणी लेबनान, बैरूत के दक्षिणी उपनगर दहिए और बेका वैली के लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 6 हफ्तों की बमबारी, तबाही और जमीनी हमले झेल चुके लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका था। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार दोपहर सीजफायर का ऐलान किया, वैसे ही लोग अपने घर लौटने की तैयारी में लग गए। शुक्रवार तड़के ही सैदा और सूर को जोड़ने वाला हाईवे वाहनों से जाम हो गया। कारों में लोग, उनके सामान, बिस्तर, गद्दे और जरूरी चीजें भरी हुई थी और सबका रुख दक्षिण की तरफ था। काश्मीर इलाके में लोग लितानी नदी पार करने के लिए उस अस्थायी रास्ते से गुजरते दिखे जिसे युद्ध विराम लागू होते ही जल्दी बनाया गया, क्योंकि इजराइल ने एक दिन पहले ही काश्मीर ब्रिज को उड़ा दिया था, जो दक्षिण लेबनान को बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला आखिरी अहम पुल था। लेबनानी सेना ने कई क्षतिग्रस्त पुलों को आंशिक तौर पर खोलने की कोशिश की और बुलडोजरों की मदद से बमबारी से बने गड्ढों को भरा गया, ताकि मोटरसाइकिलें और कारें एक एक करके गुजर सके। पूर्वी हिस्से में जरिए
और तैयार फिलिए की तरफ वैकल्पिक सड़कें खोली गई और ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। हालांकि कई मुख्य रास्ते अभी भी बंद हैं। इस बीच बैरूत के दक्षिणी इलाके तयूने में एक अलग ही मंजर था। वहां बहुत से विस्थापित लोग अपने टेंटों में अभी भी रुके रहे। कुछ टेंट तो खोल दिए गए थे, लेकिन कई अब भी वैसे ही खड़े थे। वजह साफ थी, लोग घर तो लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं कि हालात सचमुच सुरक्षित हैं। एक अस्थायी दुकानदार ने कहा कि लोग दहिए जाकर अपने घरों की हालत देखना चाहते हैं, लेकिन वे पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं। इसलिए अपने टेंट अभी हटाए नहीं गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर फिर लौट सकें। वहां बैठे लोगों ने बस इतना कहा कि लोग बेहद थक चुके हैं। एक बुजुर्ग महिला जैनब ने कहा कि कौन चाहेगा कि वे इस तरह टेंट में रहें। हम अपने गांव, अपने शहर लौटना चाहते हैं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, खतरा भी है, फिर भी हमारा दिल, हमारी रूह दशरों में ही है। इसी भावना ने हजारों लोगों को चेतावनियों के बावजूद वापसी पर मजबूर कर दिया। हालांकि सीज़फायर काफ़ी हद तक लागू दिखा, लेकिन इसके प्रभावी होने के बाद भी कुछ घंटों तक इजरायली गोलीबारी दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों में जारी रही। हिजबुल्लाह ने भी बयान देकर कहा कि वे पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी दक्षिणी उल्लंघन की स्थिति में उसका हाथ ट्रिगर पर है। सीज़फायर लागू होने से कुछ ही पल पहले इजराइल ने दक्षिणी शहर सूर में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया है, जिसमें 11 लोग मारे गए हैं और 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग अभी भी मलबों के नीचे लापता बताए जा रहे हैं और राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 मार्च से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक कम से कम 2294 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 100 राहत कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं, जबकि 7000 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरे देश में लगभग 12 लोग विस्थापित हो चुके हैं। यानी सीज़फायर ने लोगों को घर लौटने की उम्मीद तो दी है, लेकिन ज़मीन पर तबाही इतनी गहरी है कि राहत के साथ हर डर भी मौजूद है। लोग वापस ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने सवाल ये है कि क्या उनके घर अभी भी बचे हैं, क्या रास्ते सुरक्षित हैं और क्या ये युद्ध विराम टिकेगा भी या नहीं। एक इजरायली एक्सपर्ट्स ने दावा ये किया है कि अगर ईरान अब इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं रहता है, तो उसकी जगह पाकिस्तान या तुर्की ले सकता है। इजरायली अखबार मारीव में छपे एक लेख में जानकार बॉज गोलानी ने लिखा है कि क्षेत्र में रेत खिसक रही है और ईरान के खिलाफ जारी जंग के बाद ताकत का संतुलन बदल सकता है। उनके मुताबिक अली खामनेई के दौर में ईरान ने 3 दशकों तक इजराइल के सबसे बड़े विरोधी की भूमिका निभाई है, लेकिन हालिया युद्ध और आर्थिक संकट ने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर कर दिया है। इसलिए अब कोई नया देश इस जगह पर आ सकता है। उन्होंने 2 नाम बताए हैं, तुर्की और पाकिस्तान। लेख में कहा गया है कि दोनों बड़े मुस्लिम देश हैं, बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, मजबूत सेनाएं हैं और दोनों के अमेरिका से अच्छे रिश्ते भी हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि यही वजह है कि फ्यूचर में इनमें से कोई एक इजराइल का बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद यानी मुखालिफ बन सकता है। दूसरी तरफ इजराइल और तुर्की के बीच पिछले दिनों तनाव काफी बढ़ चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने रेसेप तैयब एर्दोगन पर तीखे आरोप लगाए हैं, जबकि गजा युद्ध और सीरिया में प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से खींचतान चल रही है। माना यह जा रहा है कि सीरिया आने वाले समय में इस प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन सकता है। वहीं पाकिस्तान ने ईरान युद्ध के दौरान मध्यस्थता की भूमिका निभाकर इंटरनेशनली लेवल पर अपनी मौजूदगी दिखाई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में इजराइल को बुराई और इंसानियत पर अभिशाप यानी उसको एक कर्ज किया था, उसको बद्दुआ दी थी, जिससे चर्चा और तेज हो गई है। लेख में ये भी चेतावनी दी गई है कि इजराइल को तैयार रहना चाहिए कि ईरान संघर्ष खत्म होने के बाद तुर्की या पाकिस्तान में से कोई एक उसके सामने नई चुनौती बन सकता है। साथ ही कहा गया है कि इस स्थिति में इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से उसका रिश्ता ही रहेगा। यानी साफ है कि मिडल ईस्ट की राजनीति अब सिर्फ ईरान बनाम इजराइल तक सीमित नहीं रही है, बल्कि आने वाले समय में तुर्की, पाकिस्तान और सीरिया जैसे मोर्चे नई जंग और नई कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अब एक और बड़ी सैन्य खबर सामने आई है। अमेरिकी नौसेना ने पुष्टि की है कि उसका एक बेहद महंगा जासूसी ड्रोन MQ-4C ट्रिटन फारस की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
ये ड्रोन 9 अप्रैल को मिशन के बाद गायब हो गया था और अब अमेरिकी नौसेना की सेफ्टी रिपोर्ट में उसकी तस्दीक कर दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा कारणों से हादसे की सटीक जगह नहीं बताई गई है, लेकिन कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जानकारों का कहना है कि यह ड्रोन पर्शियन गल्फ में गिरा है जब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के ऊपर मिशन पूरा कर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि ड्रोन इटली के नवल एयर स्टेशन सिगोनाला बेस की ओर जा रहा था जो सिलिसिली में स्थित है। अब ये साफ नहीं है कि ड्रोन को मार गिराया गया है या तकनीकी खराबी इसमें आई थी जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। अमेरिकी यूएस सेंट्रल कमांड ने इस मामले पर सवालों का जवाब नहीं दिया है और ना ही ये बताया है कि ड्रोन को वापस लाने की कोई कोशिश होगी या नहीं। ये ड्रोन कोई मामूली विमान नहीं था। नॉर्थ्रॉप ग्रामन द्वारा निर्मित MQ-4 से ट्रोटन की कीमत लगभग 238 बिलियन डॉलर बताई जाती है। ये 50,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, 24 घंटे से ज़्यादा लगातार मिशन कर सकता है और इसकी रेंज 7,400 नॉटिकल माइल है। इसका उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्री निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू और कम्युनिकेशन रिले के लिए किया जाता है। अमेरिकी नौसेना के पास ऐसे लगभग 20 ड्रोन बताए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमलों के बाद अब तक 1 दर्जन से ज्यादा महंगे अमेरिकी ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इनमें से लगभग 12 ड्रोन ईरानी मिसाइलों या जमीनी हमलों में खो गए हैं, जबकि 1 ड्रोन गलती से खाड़ी के ही किसी सहयोगी देश ने मार गिराया है। ये घटना दिखा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स और फारस की खाड़ी में तनाव कितना खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, जहां अब दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक भी सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही है। अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि निगरानी क्षमता और सैन्य प्रतिष्ठा पर भी बड़ा झटका माना जा रहा है।